हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स लेके आऊँगा। तो सबसे पहला पार्ट अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन होगा। ये वीडियो या तो मैं कल या परसों आप लोगों को डाल दूंगा। तो जितनी मैंने यहाँ पे नेम रिएक्शन डाली है 20 नेम रिएक्शन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समझ में आ गई बात? चलो अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलो बच्चों, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। और आपसे थोड़ी माफ़ी मांगी थी, लास्ट का जो वीडियो था, लास्ट का जब आप पार्ट पढ़ेंगे, जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है, और गैलेनिक सेल में, विद्युत अपघटनी सेल और गैलेनिक सेल में मैं आपको जब डिफरेंस बता रहा था, तो उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है ना, मुझसे गलती नहीं हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। जो हमने पूरा वीडियो लेक्चर सब सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। बच्चे सोचे कि मास्टर को आता नहीं है, गलत पढ़ा गया है, ऐसा कुछ ही, बस वो एक वर्ड है। वैसे तुम समझ गए होंगे उस वक्त तो शायद, जैसे मैंने जब लिखाया ना कैथोड और एनोड, तो एनोड पे तो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये तो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया था, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो वो फ्लो में ना, वो ये उल्टा हो गया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आई थिंक आप ऐसे समझ गए होंगे, क्योंकि पूरा वीडियो इसी बेस पे था। लास्ट में डिफरेंस जब हमने कराया था तो फ्लो में मैं इसको ऐसा लिख दिया था। पर आप ध्यान रखना, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या अपचयन। तो आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। कहीं तो आइडिया नहीं लगा होगा, है, कहीं को पता नहीं चला होगा, मास्टर जैसा पढ़ा रहा, सब सही पढ़ा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, क्योंकि मुझे तो आता ही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, ठीक है। हटा देता हूं मैं इसको, अब तो आप समझ चुके हैं। देखो अब आगे समझो ध्यान से चीज को। अगला है वैद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फैराडे ने दिए थे, इसने दिए थे फैराडे, ठीक है। इसने जो पहला रूल बताया था, फर्स्ट लो बात कर ले हम लोग, पहले रूल की बात कर लें। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कर दो इसको। पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का प्रथम नियम। चलो जी, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछे सर, हम नोट्स, हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं वैसे बनाने क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ना, आप एक बार उसको रफ में लिखो, ठीक है। रफ में लिख के एक बार समझ लो पूरे चैप्टर को। फिर मैं जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ से आप नोट्स बना लेना, ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले चैप्टर को समझना जरूरी है, तो आप रफ में प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा, आप जब कॉपी में वापस लिखोगे पीडीएफ को देख के, तो उसके आपको क्या होगा, आपको फायदा होगा भाई, वापस से रिवाइज हो जाएगा, आपको दूसरी बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो अब से आप एक काम करें ना, आराम से, जब मैं आपको बोलूं फेयर करो, तो वीडियो के एंड शुरुआत में बोल दूंगा आप फेयर करो, ठीक है। अगर मैं मना कर रहा हूं कि आप रफ में पढ़ाई करो, तो बिल्कुल पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रफ में पढ़ाई करो, बिल्कुल रफ वाली पढ़ाई यही है, रफ कॉपी में आपको पढ़ाई करनी है। और जिस दिन मैं आपको नोट्स दे दूंगा, मैं पीडीएफ जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, 2 या 3 दिन लग जाएगा, क्योंकि अब मैं चैप्टर थोड़ा बड़ा बना दूंगा 1-1 घंटे का, ताकि बहुत जल्दी खत्म हो जाए। और लास्ट के वीडियो के एंड में, या फिर लास्ट, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसके बाद मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको समझिए इस बात को, ठीक है। चलो आगे करते हैं। देखो फैराडे लोग ने क्या बोला था, फर्स्ट में क्या बात हुई थी। एक बात तो आप जानते हो कि आपने जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया था, विद्युत अपघटनी सेल बनाया था, तो आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, ठीक है, और इनको आपने बैटरी से जोड़ दिया था। समझ में आ गई बात? और यहां पर आपने क्या भरा था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा था, विद्युत अपघटे भरा था। क्या लिया था तुमने, HCl लिया था, H+ और Cl-, ठीक है। बताओ ये वाला हिस्सा क्या है, एनोड,
और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। और इस वाले हिस्से पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन। समझ में आ गई बात? अपचयन लिखा है और यहाँ पे ऑक्सीकरण लिखा है। मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें पता है एनोड पे ये होता है, बताओ यहाँ पर साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या लगेगा, नेगेटिव। और गैलिलिक सेल में क्या साइन क्या होते थे, उल्टे होते थे। समझ में आ गया? तो देखो इस ये रूल बोलता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो आप बैटरी को जब जोड़ते हो, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड। तो होता क्या है, यहाँ पे जो भी मैटर है, जैसे यहाँ पर कौन है, Cl-, तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दी, आपने विद्युत धारा प्रोवाइड करवा दी। तो मतलब जैसे विद्युत धारा प्रोवाइड करोगे तो ये नेगेटिव वाला पार्ट किधर जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास, और यहां पर जाके क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। क्या बोला मैंने, या तो लिबरेट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसने यही बोला कि मान लो आपके पास में कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कोई एक विद्युत अपघटन है, ठीक है, अगर आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो इसमें जो भी मैटर है वो कहां पे जाके लग जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रोड पे हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये डिपेंड किस पे कर रही है। अगर मैं यहां से विद्युत धारा को हटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी दूं ही ना, तो बताओ क्या ये रिएक्शन हो सकती है अंदर, क्या सेल काम करेगा, क्या नहीं। इसका मतलब आपको बाहर से बैटरी आपने जोड़ी है, आपने विद्युत धारा प्रोवाइड करवाई है, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई है। समझ में आ रही बात? तो कुल मिला के ये रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास में कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वैद्युत अपघट्य विलयन है, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या फ्लो कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या करवाओगे उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाओगे, तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाओगे, फ्लो करवाओगे। समझ में आ गई बात? तो जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो बताओ इलेक्ट्रोड पे जो भी अंदर मैटर है वो यहां पर क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। यही कौन सा रूल था, फैराडेस रूल था। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? ठीक है। तो फैराडे ने बहुत सिंपल सी बात बोल दी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी मेटल लिबरेट हो रहा है तो डिपेंड किस पे कर रहा है कि आप उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी या उसको कितनी विद्युत धारा आप प्रोवाइड करवा रहे हो। ये रूल किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? आ गई है, ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। चलो इसका मतलब ये हो गया, ये रूल बोल क्या रहा, सिंपल सी बात बोल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो भी मैटर होगा, है ना, ये मैटर कहां जाके लिबरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे। तो इलेक्ट्रोड पे अगर लिबरेट होगा तो उसको आप कैसे निकालोगे, ग्राम से निकालोगे, उसके वेट से निकालोगे। उसको मैं किससे दिखा रहा हूं, स्मॉल w से। स्मॉल w क्या क्या है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रोड पे जो लिबरेट या एकत्रित होने वाली मैटर की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझ में आ गई बात? चलो जी ठीक है। तो बताइए किसके इक्वल होगा, किसके समानुपाती होगा, किसके प्रोपोर्शन होगा ये? तो सिंपल सी बात है कि आपने इसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई है, आपने इसको कितना क्यू दिया है। समझ में आ गई यहां तक बात? तो सिंपल सा रूल है, मैं वापस से दोहरा देता हूं। इसने बोला था अपने पहले रूल में कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हो तो भाई इलेक्ट्रोड पे कोई ना कोई आयन जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। ये कितना जाएगा, कितना लिबरेट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कितनी विद्युत धारा को प्रवाहित किया है। समझ में आ गई बात यहां तक? तो W प्रोपोर्शनल टू Q। क्यों क्या है यहाँ पे, आपने जितनी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है हम उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात यहां तक सभी को? नोट कर लो जल्दी से। अब चल ये नोट कर लिया होगा तुमने, ठीक है, कितनी फ्लो कराई इसके बाद ये लिख देना आप लोग। चलो मैं इसको हटा देता हूं। तो कुल मिला के जो फैराडे का लॉ निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, W प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, W क्या है यहाँ पे,
लिबरेट क्वांटिटी ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली मात्रा, निक्षेपित या मुक्त होने वाली मात्रा। समझ में आ गई बात। यहाँ पर Q क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो आप विद्युत धारा प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, समझ में आ गई बात। विद्युत धारा जो भी है, विद्युत आवेश बोल दो। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो यह हटेगा और कोई ना कोई साइन आएगा, तो W हटा और क्या आ गया? ZQ। क्या आया? ZQ आया। यहाँ पे Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको लिखूंगा मैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझ में आ गई यहां तक बात। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात हो गई, ये तो आप समझ चुके हैं, ये हटेगा और कोई ना कोई प्रोपोर्शन रहेगा, कोई ना कोई साइन आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या निकल गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है जी, देखो यहाँ पर ये आपने नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आगे करता हूँ। हो गया, चलो बिटा दे, नोट कर लिया तुमने। तो देखो तुमने अब तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है तुमने कि W जो लिबरेट या कितना मात्रा किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिकल चार्ज के, विद्युत धारा के, विद्युत आवेश के। तो W गया, क्या साइन आ गया था? ZQ। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझ में आ गई बात। चलो जी, आप एक बात तो जानते हो, Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T। देखो I क्या है यहाँ पे? एम्पियर में आपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई है। तो देखो समझ गए होंगे, I क्या है? एम्पियर में। I क्या है यहाँ पे? एम्पियर में। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई है, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड किया है, वो T क्या है यहाँ पे? टाइम। ये किसमें लेंगे हम? सेकंड। समझ में आ गया? ये किसमें हम लेंगे? एम्पियर। ठीक है, तो Q क्या होता है? वैसे नॉर्मली फिजिक्स में आप पढ़ते हो I इंटू टी। I क्या है? एक एम्पियर जो आपने दिया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई है, इतनी कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। ठीक है, वो क्या होता है मेरे लिए? Q होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, विद्युत आवेश होती है, विद्युत धारा होती है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब यहाँ मैं काम कर दूं, मैं क्या कर दूं? अगर मैं यहाँ पर I और T, I इक्वल्स टू 1 कर दूं, ठीक है, मतलब मैंने इसको कितनी एम्पियर दी है? 1 एम्पियर दी है। अगर मैं एम्पियर की बात करूं तो कितना I दिया मैंने इसको? 1 एम्पियर दिया है। ठीक है, उसको कितना T दिया है मैंने? 1 सेकंड दिया है। ठीक है, इसका मतलब 1 एम्पियर 1 सेकंड के जो इलेक्ट्रिकल तुमने प्रोवाइड कराई, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर और क्या बच जाएगा? Z। अगर ये दोनों एक एक हो गए तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया? Z। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा माफ करना, ये W था, क्या हो जाएगा यहाँ पे? W इक्वल्स टू Z। ठीक है, तो कुल मिला के एक बात निकल के ये सामने आई है कि W इक्वल्स टू क्या है? Z। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा तुम अगर 1 सेकंड तक उसमें अगर फ्लो करवाते हो, प्रोवाइड करवाते हो, तो वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। देखो वापस सुन लो, इसकी डेफिनेशन में वापस से बोलता हूं। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर तुम 1 सेकंड के लिए प्रोवाइड या फ्लो करवाते हो, तो बताओ जो लिबरेट होने वाली मात्रा है, लिबरेट होने वाली क्वांटिटी है इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। समझ में आ गई बात। या तुमसे कोई एक डेफिनेशन पूछ ले कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में
1 एम्पियर विद्युत धारा या इलेक्ट्रिकल चार्ज 1 सेकंड के लिए यदि मैं फ्लो करवा दूं और जो भी इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होने वाली पदार्थ की मात्रा है, एकत्रित होने वाली मात्रा है, वही क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट कर लो। चलो तुमने उतार लिया होगा, यहां पर नोट डाल के एक और चीज लिख लो ताकि पता रहे। मान लो तुमने निकाला था W = ZQ निकाला था, ठीक है। मान लो मैंने Q बोला है 1 कूलम। क्या बोला है? 1 कूलम। इसका मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तुमने इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल चार्ज या विद्युत धारा कितने कूलम फ्लो या प्रोवाइड करवाई है? 1 कूलम। तो बताओ W = क्या हो जाएगा? Z। ठीक है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर तुमने इसके अंदर 1 कूलम विद्युत धारा प्रोवाइड कराई है, 1 कूलम इलेक्ट्रिकल चार्ज उसके अंदर तुमने फ्लो करवाया है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित होने वाली, लिबरेट होने वाली मात्रा उस विद्युत अपघट्य की क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। समझ में आ गई बात? ये जो लॉ था, ये लॉ है अपना फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, याद रहेगा अच्छे से। चलो जी, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फैराडे सेकंड लॉ की बात करते हैं। देखो फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? फैराडे का दूसरा नियम, ये फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, देखो ये क्या बोलता है कि ठीक है, आपने ये बोल दिया कि भाई कोई एक कंपार्टमेंट था, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, उसको मैंने बैटरी जोड़ दिया, ठीक है, इसको मैंने एनोड बना दिया और इसको मैंने कैथोड बना दिया। यहाँ पे मैंने H+ लिया था और Cl-, कोई भी आयन होगा। इसका मतलब तुम जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे तो उतना ही क्या लिबरेट होगा, यहाँ पे क्या एकत्रित होगा? यहाँ पे Cl-, कोई मेटल लिबरेट होगा। तो इसने बोला तुम जितनी करवाओगे ना उतनी ही लिबरेट होगी। समझ में आ गई बात? लेकिन मान लो अगर एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने पे क्या सेल पे इफेक्ट पड़ता है? यही बात कौन सा लॉ बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है। तो देखो यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर यह बात हो रही है कि अगर 2 से ज्यादा टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, कितने टाइप से? 2 से ज्यादा टाइप के अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, तो इस सेल पे क्या इफेक्ट? तो देखो यहां पे, यहां बैटरी लगा दी मैंने, ठीक, या फिर वायर से जोड़ दो तुम इसको, सिंपल वायर से जोड़ दो, ठीक है। ये वायरिंग की है मैंने यहाँ पे ना, ये इलेक्ट्रोड है, और ये मैंने बैटरी को जोड़ दिया। चलो जी आगे बात करते हैं। इस हिस्से को मैंने बोल दिया प्लस और इस हिस्से को मैंने बोल दिया माइनस। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो रेगुलर, है ना। चलो अब समझो ध्यान से, मान लो अब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन होगा। अब जैसे अब अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, जैसे एक एजीनोथी का ले लिया, एक कॉपर सल्फेट का ले लिया, एक मैंने किसी और का सॉल्यूशन ले लिया। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन ले लिया H2SO4 का, यहाँ ले लिया AgNO3 का, यहाँ ले लिया कॉपर सल्फेट का। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है? भाई एक से ज्यादा है, 3 है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने इसमें सभी में समान मात्रा में, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, विद्युत धारा प्रोवाइड करवाई। ठीक है, तो बताओ सभी में क्या जा रही है? समान जा रही है। ठीक है, अगर इसमें 5 कूलम जा रही है, इसमें भी 5 कूलम जा रही है, इसमें कितनी जा रही है? 5 कूलम। इसका मतलब जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे तो इस सॉल्यूशन में जो भी आयन से वो कैथोड पे या एनोड पे
हम बात करते हैं कैथोड या एनोड की, तो एनोड पे क्या होने लग जाती है, लिबरेट होने जाते हैं। अगर मैं इसको एनोड बोल दूं और इस साइड को मैं क्या बोल दूं, कैथोड बोल दूं, तो एनोड पे इसके आयंस क्या होंगे, लिबरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, जो भी है, जो भी तुमने पार्ट बनाया है, आयंस लिबरेट होने लग जाएंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, क्या तुम तीनों में समान इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो? तो बताओ, जो ये इलेक्ट्रोड पे जो ये आयंस जाएंगे, लिबरेट होंगे, क्या ये सारे आयंस समान मात्रा में, क्या समान ग्राम में लिबरेट होंगे? क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं होगा भाई, ऐसा हुआ ही नहीं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हो गया कि तुमने तीनों में समान इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई। करवाने के बाद में ये आयंस लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एनोड पे एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो 5 कूलम इसमें भी है, 5 कूलम इसमें भी है, 5 कूलम इसमें भी। तो इसका मतलब, तो इसमें भी 5 ग्राम लिबरेट हो, इसमें भी 5 ग्राम लिबरेट हो, और इसमें भी 5 ग्राम लिबरेट हो या एकत्रित हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें 1 ग्राम हुआ, इसमें 2 ग्राम हुआ, उसमें 3 ग्राम हुआ। भाई ये क्या मतलब हुआ? तो देखो सिंपल सी बात, यही सेक्शन, इसका मतलब ये हो गया है कि तुम जितनी भी लिबरेट होने वाली यहाँ पे मात्रा है, जितनी भी एकत्रित होने वाली मात्रा है, वो किस पे डिपेंड करती है? उस मैटर के इक्विवेलेंट वेट पे। उसको किसे दिखाता हूं मैं? ई से। समझ में आ गई बात? सभी को अच्छे से आ गई ना? मैं वापस सुनाना चाहता हूं आपको ये बात कि भैया बात इतनी सी है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी तीनों में बराबर दी, तो बताओ जो भी आयन यहां लिबरेट होगा वो भी क्या होना चाहिए था? बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं पे कम हुआ, कहीं पे ज्यादा हुआ। तो इसने क्या किया? इसने ये चेक किया क्या इनका जितना इक्विवेलेंट वेट था ना, जिनका इनका तुल्यांकी भार था ना, उसके हिसाब से मात्राएं लिबरेट हो रही है, एकत्रित हो रही है। जिसका इक्विवेलेंट वेट, जिसका तुल्यांकी भार जितना ज्यादा था, उस पर निक्षेपित होने वाली मात्रा, लिबरेट होने वाली मात्रा उतनी ही ज्यादा थी। समझ में आ गई बात यहां तक? चलो जी ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या आ गया? E। अब मान लो मैं किन्हीं 2 के बारे में बात कर लेता हूं, मुझे फॉर्मूला बनाना है। आप 3 की बात करो, 4 की बात करो, 5 की बात करो, मैं केवल 2 की बात करता हूं। मान लो मैं पहले कंपार्टमेंट की बात करता हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिबरेट होने वाली मात्रा, लिबरेट होने वाली मात्रा, एकत्रित होने वाली मात्रा, तो पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट लिख देता हूं। एकत्रित होने वाली मात्रा, होने वाली मात्रा, होने वाली क्वांटिटी कितनी थी? W1। ठीक है। तो इसी पहले कंपार्टमेंट में जो भी मैटर रहा होगा उसका इक्विवेलेंट वेट कितना रहा होगा? इसका तुल्यांकी भार कितना रहा होगा? E1। समझ में आ गई बात? और आप जानते हो W1 प्रोपोर्शनल किसके है? E1 के। ये हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट लिख देता हूं, केवल कोई ऐसा कांस्टेंट इंडिकेट नहीं है, E1। समझ में आ गई बात? तो बताओ W1 इक्वल्स टू E1 इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। ये तो मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रोड की बात की, फर्स्ट इलेक्ट्रोड की। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। तो यहां पर भी देखो, सेकंड इलेक्ट्रोड की बात करो, सेकंड सॉल्यूशन में यहां पे लिबरेट होने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? W2। यहाँ पे तुल्यांकी भार या फिर इक्विवेलेंट दूसरे का कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? W2 इक्वल्स टू, ठीक है भाई। दूसरे पात्र में या दूसरे कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली मात्रा या लिबरेट होने वाली मात्रा कितनी है? W2। इसका जो भी मैटर है, जो भी इलेक्ट्रोड लिया है तुमने, उसके तुल्यांकी भार से इक्विवेलेंट कितना है? E2 है। समझ में आ गई बात? तो W2 ग्राम इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू E2। समझ में आ गई बात यहां तक? तो बताओ यहाँ पर क्या लिख दोगे तुम लोग? यहाँ लिख दोगे W2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, स्थिरांक, E2। कर लोगे क्या? तो कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? W2 अपॉन E2। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दिया और इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दिया। ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात करता हूं। चलो इतना नोट करो पहले फटाफट। चलो इतना हो गया होगा, मैं इसको हटा देता हूं। तो देखो तुमने 2 फॉर्मूले बना दिए,
क्या बना दिए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से W1/E1 इक्वल्स टू W2/E2। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2। ठीक है, चलो जी, अब एक फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि W1 फर्स्ट लो से कितना निकाला था तुमने, Z, W इक्वल्स टू क्या निकाला था, ZIT। ठीक है, तुम देख लेना तुम्हें मिल जाएगा। तो W1 हो गया, ये कितना हो गया, Z1 हो गया। इसी तरह अगर मैं दूसरे की बात करूं तो कितना हो जाएगा, W2 इक्वल्स टू Z2/I2। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे W1/W2 इक्वल्स टू Z1IT/Z2I2। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और बताओ क्या बच जाएगा यहाँ पे W1/W2 Z1/Z2। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को, इसको मैं 3 नंबर देता हूं और इसको मैं 4 नंबर देता हूं। अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन 3 और 4 को, तो देख लो यहाँ पे क्या ये वाली साइड सेम है क्या, देख लो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल गया W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल के आया W1/W2 इक्वल्स टू Z1/Z2। क्या ये दोनों साइड सेम है, तो क्या ये दोनों सेम हो गए क्या, तो बताओ E1 इक्वल्स टू क्या हो गया E2/Z1/Z। ठीक है, इसका मतलब ये केमिकल इक्विवेलेंट रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। तो मैंने यहां पे क्या, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल्स टू होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो सिंपल सी चीज थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए ये वाली। तो फर्स्ट लो का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, बोलो, वो आया था WQ, क्या आया था WZQ, या W इक्वल्स टू क्या आया था ZIT। और यहां पर क्या निकल के आया है, सेकंड लो का फॉर्मूला क्या निकल के आया है, समझ में आ गई यहां तक बात। चलो आई थिंक आपको फैराडे का फर्स्ट लो और सेकंड लो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। हेलो बच्चों, आज की क्लास फिनिश हो चुकी है। तो जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया है मैंने अब आपको नोट्स में दूंगा। तो हिंदी मीडियम का नोट्स पहले चलेगा और फिर इंग्लिश मीडियम का चलेगा। मतलब एक पेज अगर हिंदी मीडियम का है तो दूसरा पेज इंग्लिश मीडियम का चलेगा, वो टॉपिक वाइज। तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और ये तीसरा वीडियो लेके टोटल मैं नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो रेगुलर इसको देखो। ठीक है, जब नोट्स उतार रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दो, और जब नोट्स उतार लेते हो वापस रिज्यूम कर दो। समझ में आ गई सभी को बात। तो देखो लास्ट तक देखते रहना, है ना। इसका एक एक पॉइंट अच्छे से उतार लेना। बेस्ट नोट मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, तो आप इसको रेगुलर में रहना। बस इतना सा ध्यान रखना, शुरुआत में चलेगा हिंदी का और फिर चलेगा इंग्लिश का। ठीक है, टॉपिक वाइज आप इसको बिल्कुल फेयर कर सकते हो। समझ में आ गई बात। ठीक है जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक।